नमस्कार साथियों, एनालाइज़र में आपका स्वागत है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगी है। 1-2 दिन आप लोग को क्लास नहीं मिला होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तबीयत थोड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो क्लास रिकॉर्ड करने का वैसा मन नहीं बन पाता कि चीज़ें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो सके। हमने इससे पहले धारा आवाज़ आ रही होगी, धारा 6 तक पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा 7। धारा 7 जो है वो शास्त्रियों शास्त्रियों का मतलब होता है शास्त्रियों शास्त्रियों का मतलब होता है सजा। सजा के विषय में बताता है धारा 7। और धारा 7 के अंतर्गत मुख्य रूप से हमको 3 उपधाराएं पढ़नी है। लेकिन 3 उपधाराओं में भी हम कुछ विशेष बातों को पढ़ते जाएंगे। जैसे पहली उपधारा है उपधारा 1, दूसरी उपधारा है उपधारा 2, और इसी उपधारा 2 का एक उपधारा बनता है उपधारा 2 क, और एक उपधारा बनता है इसी का उपधारा 2 ख। ठीक, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको तीसरी उपधारा जो पढ़नी है वो उपधारा 3 है। ठीक, इतना ही चीज हमको पढ़ना है और इसके बाद हमको आगे बढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला बात, आपके पास आपका पीडीएफ होना चाहिए, जो प्रिंट है वो सामने रखिएगा। उपधारा 7 के अंतर्गत पहली उपधारा पढ़ेंगे। धारा 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे पहली उपधारा धारा 7(1). और धारा 7(1) के अंतर्गत बताया गया है कि कोई व्यक्ति धारा 3 के उल्लंघन करता है। ठीक, उपधारा 7(1) में बताया गया है कि कोई व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करता है। धारा 3 का उल्लंघन का मतलब क्या है? धारा 3 में क्या था, आपको ध्यान होगा, नहीं होगा तो ध्यान करने की कोशिश करिए। आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण करने की शक्ति। धारा 3 क्या था? आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रण करने की शक्ति। ठीक, नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास ये शक्ति है? तो ये शक्ति थी केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास ये शक्ति थी। ठीक, धारा 3 का उल्लंघन करता है तो उसके विषय में क्या सजा होगी, कैसे सजा होगी, उस विषय में बात करता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे धारा 7 की उपधारा 1 का खंड क कुछ विशेष बातें कहता है, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। खंड क में बताया गया है, पहला बात कहता है कि यदि धारा 3 की उपधारा 3 के खंड ज और झ का उल्लंघन किया जाता है, ऐसी स्थिति में सजा 3 महीने से लेकर के ऐसी स्थिति में उसको सजा 1 साल का हो सकता है और जुर्माना भी लिया जा सकता है। अब आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, इसके अंतर्गत पहला नंबर पॉइंट क्या है? इसके अंतर्गत सबसे क के अंदर भी उपखंड 1 है पहला। ये कहता है यदि कोई उल्लंघन जो है, कोई भी उल्लंघन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है धारा 3 की उपधारा 2 का ज नंबर पॉइंट और धारा 3 की उपधारा 2 का झ नंबर पॉइंट से। तो अगर ज नंबर पॉइंट की बात करें तो ये क्या था? अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो ध्यान करने की कोशिश करिए। ज नंबर पॉइंट कहता है कि इस अधिनियम के विनियमन, मतलब आवश्यक वस्तु के विनियमन और प्रतिषेध के लिए आंकड़ा संग्रह करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। वह आंकड़े संग्रह करवा सकती है, डेटा संग्रह करा सकती है। ठीक,
विनियमन एवं नियंत्रण के लिए आंकड़ा गलत लिख दिया, आंकड़ा संग्रह करा सकती। ठीक, ज और झ 2 पॉइंट लिखने हैं। और झ जो पॉइंट है वह कहता है कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी संस्थान चल रहा है, उस संस्थान के अंतर्गत कुछ रिकॉर्ड होंगे, कुछ लेखा होगा, कुछ अभिलेख होगा, उसको उसकी जांच कर सकता है केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार ने नामित किया है। किसके विषय में? कोई रिकॉर्ड, कोई लेखा, अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, अभिलेख की जांच। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। धारा 3 की उपधारा 2 का खंड ज और धारा 3 की उपधारा 2 का खंड झ। खंड ज कहता है कि इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए आंकड़ा संग्रह करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। झ कहता है कि रिकॉर्ड और लेखा अभिलेख की जांच करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। यदि इन दोनों के विषय में कोई अपराध किया गया है, अपराध किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे आप आंकड़ा देने से मना कर देते हैं, आप एक किसी कोई काम कर रहे हैं और आंकड़ा देने से मना कर देते हैं, या आंकड़ा देते हैं तो गलत आंकड़ा दे देते हैं, अपने रिकॉर्ड और लेखा या अभिलेख की जांच करने से मना कर देते हैं, या पूरा अभिलेख उसे देते ही नहीं है, तब की स्थिति में जो सजा का बात किया गया है, सजा यहां लिख देता हूं, सजा कितना मिलेगा? तो 1 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अभी केवल और केवल हमने धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ज और झ के विषय में बात की। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। खंड ज और झ के विषय में बात की। अब दूसरा इसी में देखेंगे, ये तो पहला उपखंड था, अब इसी में देख लेते, इसी को छोटा कर देता हूं, उधर ले जाऊंगा तो थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे कैसे होता भी है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। रुको 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 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा ही कर दो, इतना तक हो गया। ठीक, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको कैसे 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 जाएगा? अच्छा इसी से जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते, यहीं पे लिख लेते हैं। दूसरा उपखंड 2, ये क्या कहता है? उपखंड 2 कहता है कि पहला तो हमने देखा ज और झ का उल्लंघन करेगा तो उसे 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों दिया लगाया जा सकता है। दूसरा अब देखेंगे कि किसी अन्य आदेश की दशा में, यानी ज और झ को छोड़ दिया जाए, ज और झ को छोड़कर किसी अन्य आदेश का उल्लंघन करता है, तब का उल्लंघन करे तब कितनी सजा मिलेगी? तब उसे ये सजा जो मिलेगी वह 3 माह से लेकर के 7 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि
अगर कोई न्यायालय चाहे, उसे अगर युक्ति युक्त कारण, सही कारण बता दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला बात आपको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ये लेंदी होता जा रहा है आप लोगों के लिए, इसलिए छोटा छोटा पॉइंट में समझा रहा हूं। अगर ज और झ का उल्लंघन कर रहा है तब तो सजा 1 साल प्लस जुर्माना है ही। अगर वह उसके अलावा किसी अन्य आदेश का उल्लंघन कर रहा है तब सजा कितनी होगी? 3 माह से लेकर के 7 वर्ष तक। लेकिन इस 3 माह को कोई विशेष परिस्थिति या कारण हो तब की स्थिति में न्यायालय 3 माह से कम का सजा दे सकता है, कम का कारावास दे सकता है। ठीक। अब विशेष परिस्थिति या कारण क्या है, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा है, वो देखा है केवल और केवल धारा 7 के अंतर्गत, धारा 7 की उपधारा 1 जो कि धारा 3 के उल्लंघन के विषय में करता है, और धारा 3 के उल्लंघन के विषय में सबसे पहला पॉइंट क के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने देखा कि 3(2) ज और 3(2) झ का उल्लंघन करेगा, यानी विनियमन एवं नियंत्रण के लिए जो आंकड़ा संग्रह करने की बात है उस पर बाधा डालता है, या फिर रिकॉर्ड और अभिलेख की जांच के विषय में बाधा डालता है, तो उसे 1 साल का सजा, कारावास और जुर्माना हो सकता है। अन्य आदेश का उल्लंघन करता है, ऐसी स्थिति में उसको 3 माह से 7 वर्ष तक का सजा हो सकता है, यानी कारावास, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियां अगर होती है तो न्यायालय चाहे तो 3 माह से कम का भी कारावास दे सकती है। ये तो हमने देखा क नंबर पॉइंट के 2 बिंदु। पहला बिंदु ज और झ के उल्लंघन के विषय में बात करता है। दूसरा पॉइंट जो बात करता है वो किसी अन्य आदेश के उल्लंघन के विषय में बात करता है। अब हम देखेंगे इसी का ख नंबर पॉइंट। पहले क देखा, अब ख देखेंगे। ख नंबर पॉइंट कहता है कि यदि कोई संपत्ति के उल्लंघन, आदेश के उल्लंघन के लिए, यानी ऐसी किसी संपत्ति जिसके बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है, सरकार उसे जब्त कर सकती है। यानी दूसरा नंबर जो पॉइंट है ख नंबर, वो बहुत आसान है। कहता है कि अगर संपत्ति के विषय में कोई मामला है, संपत्ति के विषय में कोई भी मामला है, तो सरकार क्या कर सकती है? वैसी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं है। संपत्ति के विषय में कोई मामला होने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने कहा कि एक कारखाना है, कारखाना में कोई मशीनरी है, ठीक, वो मशीनरी जो है आवश्यक वस्तु का उत्पादन करती है। अब वो आवश्यक वस्तु का उत्पादन कर रही है और सरकार ने कहा कि इस मशीन से आप मुझे 50 लीटर सरसों का तेल, मान लेते सरसों तेल आवश्यक वस्तु में शामिल है, सरसों का तेल उत्पादित करके दीजिए, और वो नहीं देता है तो उस मशीनरी को सरकार जब्त कर सकती है। बहुत आसान है। ग नंबर पॉइंट ये भी विशेष पॉइंट है। हमने देखा था कि सरकार क्या कर सकती है? कोई पैकेज को ही जब्त कर सकती है, पढ़ा था। आवश्यक पात्र यानी जिसमें सामान रखा गया था, जो कंटेनर था, उसको भी जब्त कर सकती है। इस विषय के विषय में हमने पढ़ा था। तो यहां पर स्पष्ट तौर पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी आवश्यक पात्र मतलब जिसमें सामान रखा गया था, आवश्यक या पात्र, या इसके अलावा बात करें पैकेज जिसमें कोई संपत्ति रखी गई थी जो कि इस अधिनियम के अनुसार
क्या है, अपराध है। इसके अंदर कोई भी संपत्ति रखी गई थी, संपत्ति रखी गई थी जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। दूसरा नंबर पॉइंट, जो संपत्ति इसके अंतर्गत अपराध है उसे किसी गाड़ी, जलयान या कोई भी अन्य परिवहन का साधन, बैलगाड़ी जो भी हो, परिवहन का साधन जिसमें लाया ले जाया जाता था, उसको भी सरकार क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। लेकिन ऐसी जब्ती सरकार जब करेगी तो वह न्यायालय के आदेश पर ही करेगी। ठीक, हो गया अगला नंबर पॉइंट क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ूंगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत क नंबर पॉइंट पढ़ा, क नंबर पॉइंट में 2 पॉइंट पढ़े, फिर ख नंबर पॉइंट पढ़ा, ख नंबर पॉइंट में देखा कि संपत्ति के मामले में सरकार संपत्ति को ही जब्त कर लेती है, और ग नंबर पॉइंट पढ़ा जैसे कि किसी भी जो आवश्यक था, जो पात्र था जिसमें संपत्ति रखी गई थी, वह संपत्ति भी सरकार जब्त कर सकती है। वो गाड़ी, परिवहन का साधन भी सरकार जब्त कर सकती है सजा के रूप में। लेकिन इसके लिए ग नंबर पॉइंट में उसको कोर्ट के आदेश का मतलब पालन करना पड़ेगा। कोर्ट अगर ऐसा आदेश देती है, न्यायालय ऐसा आदेश देती है, तभी वो ऐसा कर सकती है। तो हमने धारा 7 की उपधारा 1 पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे धारा 7 की उपधारा 2। धारा 7 की उपधारा 2 क्या कहता है? धारा 7 की उपधारा 2 बताता है कि धारा 3 की उपधारा 4, अब धारा 3 की उपधारा 4 क्या था उसको थोड़ा सा याद करिए। इसके अंतर्गत बात की गई है धारा 3 की उपधारा 4 के विषय में, और धारा 3 की उपधारा 4 में हमने क्या चीजें पढ़ी थी। धारा 3 की उपधारा 4 के अंतर्गत हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी कि केंद्र सरकार एक ऑथराइज कंट्रोलर की नियुक्ति करेगा, और धारा 3 की उपधारा 4 के अंतर्गत हमने धारा 3 की उपधारा 4 के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक क्या करेगा, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति करेगा। ठीक, नियंत्रक की नियुक्ति करेगा। अब इसी के अंतर्गत 2 पढ़े थे हमने, क और ख। तो यहां पे जो बात की गई है वो ख पॉइंट की बात की है, क की नहीं। ठीक, अपराध ख पॉइंट से संबंधित है। क में जो था कि इसके पास क्या शक्तियां होंगी, तो शक्तियां जो केंद्र सरकार देगा वही शक्तियां इसके पास होगी, उससे अधिक शक्तियों का इस्तेमाल ये नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन ख पॉइंट बताया कि इसके पास जो शक्तियां होंगी प्राधिकृत नियंत्रक के पास, ये किसी संचालक को, संचालक मतलब जो भी कार्य करने वाला है, जो भी ऑपरेशन चलाने वाला है, व्यवसाय चलाने वाला है, उस संचालक को कोई आदेश, निर्देश या सूचना दे सकता है। और जो भी आदेश, निर्देश और सूचना यह नियंत्रक, प्राधिकृत नियंत्रक किसी संचालक को देता है तो उसे मानना होगा। यही हमने पढ़ा था। अब इस बात को समझ गए कि धारा 3 की उपधारा 4 का ख नंबर पॉइंट इससे संबंधित है। तो इस ख नंबर पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मतलब कवर कर देता हूं, तो आपको पता रहे। ख नंबर पॉइंट में क्या था कि जो भी केंद्रीय प्राधिकृत नियंत्रक होगा, जो आदेश देगा संचालक को, संचालक भार साधक जो भी व्यवसाय में लगा हुआ है, चाहे वो बेचने वाला हो, खरीदने वाला हो, बनाने वाला हो, कोई भी, जो भी ये आदेश, निर्देश या सूचना देता है,
उसे इसको मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। लेकिन किसी कारण से यह नहीं मानता या आदेश का उल्लंघन करता है, तब की स्थिति में यहां पर सजा के विषय में बताया गया है। तो इतना डिटेल जब आपको बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है। जब मानना पड़ेगा, अब ये मानने से क्या कर देता है, पहली कंडीशन तो इनकार कर दे या उल्लंघन कर दे, दोनों बातें एक ही है। माने ही ना, या माने तो पूर्ण रूप से न माने, उल्लंघन कर दे, तब के विषय में सजा की बात करता है ये। सजा कितना सजा होगा, तो 3 माह से लेकर के 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा या लगाया जा सकता है। ठीक, तो 3 से 7 वर्ष की सजा, साथ में जुर्माना। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, इस 3 माह वाला केस जो है, इसमें भी किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण, विशेष परिस्थिति कारण अगर बनती है, तब न्यायालय जो है 3 माह से कम सजा दे सकती है। सजा 3 माह से कम मतलब 3 माह से कम का कारावास। आप बनाते जाइएगा ऐसे ही, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें। यहां तक बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे, यहां पे आए तो देखिए मैंने बताया था धारा 1 पढ़ना है, धारा 2 पढ़ना है, फिर धारा 2 से ही निकला है धारा 2 क। तो अब हम पढ़ेंगे धारा 2 का खंड क, मतलब उपधारा 2 का खंड क, मतलब कुल मिला के 7(2) का क खंड का, यही पढ़ना है। 7(2) का खंड का, 2 का खंड का ऐसे नहीं बोल सकते, क नहीं है, ये ऐसा होगा 7(2) का क, ये ऐसा होगा। ठीक, और ये बहुत विशेष बात कहता है, इस विशेष बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके अधिनियम में पढ़िएगा, देखिएगा लिखा है, कि यदि उपधारा 1 के खंड क के उपखंड 2 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया कोई व्यक्ति इस बंद के लिए पुनः दोषित ठहराया जाता है, तब की स्थिति में बात करता है। सबसे पहली बात तो इसके लाइन को समझने की जरूरत है। कहता है कि धारा 7(1) के खंड क के उपखंड 2, 7(1) के खंड क के उपखंड 2 में चलते हैं। कहा गया 7(1) के क के उपखंड 2, उपखंड 2 क्या कहता है कि यदि कोई आदेश का उल्लंघन करे, यानी इसके अलावा किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है ज और झ के अलावा, तब उसे 3 माह से 7 वर्ष का जुर्माना मिलेगा, मतलब लगेगा 3 माह से 7 वर्ष तक का कारावास, साथ में जुर्माना। दूसरा नंबर पॉइंट कहते हैं 7 का 2, 7 का 2 क्या था, 7 का 2 ये था, देखिए कि जब वह जो प्राधिकृत नियंत्रक है उसकी बात को नहीं मानता, तब की स्थिति में उसे 3 माह से 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना लगेगा। दोनों ही बातें करता है। किसका किसका किया, पहला बात करता है कि धारा 7(1) का उपखंड क के उपखंड 2 में, इसमें कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, तो इसमें सजा का प्रावधान किया गया है 3 माह से 7 वर्ष, साथ में क्या है
जुर्माना है। कब ये सजा मिलेगा, तो जब ये सजा कब दिया जाएगा, तो धारा 3 के अंतर्गत ज और झ नंबर पॉइंट को छोड़ करके किसी अन्य आदेश को मानने से इनकार कर दे या उल्लंघन कर दे, तब ये सजा का प्रावधान है। दूसरा नंबर पॉइंट मैंने कहा कि 7 का उपधारा 2, इसमें क्या है, जब केंद्रीय प्राधिकृत नियंत्रक की बात को मानने से इनकार कर दे या उल्लंघन कर दे, तब की व्यवस्था में भी 3 माह से लेकर के 7 वर्ष के सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो था 7(1) के मतलब खंड क के उपखंड 2 में 7 के उपधारा 2 के अंतर्गत इतनी इतनी सजा मिल रही थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें चाहे इसमें सजा प्राप्त कर लेता है, उसको दोष सिद्ध ठहराया जाता है, और दोष सिद्ध जब ठहराया गया उसके बाद भी दोबारा अपराध करता है, तब की स्थिति में 7(2) का क काम आता है। 7(2) का क, हाँ 7(2) का क काम आता है। और ऐसी स्थिति में इसकी सजा जो होगी 6 माह से लेकर के, दोबारा अगर वो करता है, आगे कभी दोबारा करता है ऐसा गुनाह जो उसके लिए उसको सजा इस प्रकार से था, और इन्हीं उपधाराओं धाराओं के अंतर्गत वो अगर गुनाह करता है, तो फिर उसको जो सजा मिलेगा वो 6 माह से लेकर के 7 वर्ष तक होगा, और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। यानी जो मिनिमम 3 महीने का सजा था वो अब मिनिमम 6 महीने की सजा में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि वह दोबारा अपराध करता है तब की स्थिति में। लेकिन इसमें भी विशेष परिस्थिति में अगर कोई न्यायालय चाहे तो उसके सजा को कम कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे धारा 7(2) ख। धारा 7(2) ख। अभी क देखा, अब ख देखेंगे। ख क्या कहता है, ख नंबर पॉइंट क्या कहता है। ख नंबर पॉइंट कहता है कि हमने देखा था धारा 7(1) क के अंतर्गत, धारा 7(1) क के अंतर्गत देखा था हमने, मतलब खंड क के अंतर्गत उपखंड 2 देखा था। और इस उपखंड 2 के अंतर्गत यदि कोई गुनाह करता है तो उसको 3 माह से लेकर के 7 वर्ष तक का सजा दिया जाता है, साथ में जुर्माना भी दिया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट हमने देखा था कि 7(2) मतलब उपधारा 2, इसमें भी यदि कोई गुनाह करता है तो 3 माह से लेकर के 7 वर्ष तक का सजा दिया जा सकता है, प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर हमने एक और देखा था धारा 7(2) क। अभी ये देखा, इसमें हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति इन गुनाहों को दोबारा करता है, फिर से दोषी ठहराया जाता है, तो फिर वैसी स्थिति में मिनिमम जो सजा होगी वो 3 माह से बढ़ के 6 माह हो जाएगी, और अधिकतम सजा 7 वर्ष ही रहेगी, प्लस में जुर्माना भी रहेगा। ठीक, लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में हमने एक चीज देखी थी कि न्यायालय का रोल देखा था। न्यायालय को रोल देखा था। न्यायालय का रोल क्या था? न्यायालय का रोल यह था कि न्यायालय चाहे तो 3 माह से कम सजा दे सकता है, दूसरे केस में भी 3 माह से कम सजा, तीसरे केस में 6 माह से कम सजा दे सकता है। और जब भी न्यायालय
3 माह से कम सजा देगा या 6 माह से कम सजा देगा, वैसी स्थिति में न्यायालय जब अपना निर्णय लिखेगा तो उस निर्णय में उसके कारण को जरूर लिखेगा कि मैं क्यों 3 महीने से कम की सजा या 6 महीने से कम की सजा दे रहा हूं। तो उसके कारण के विषय में बताया गया है 3, 6 माह से कम कारावास का कारण। उसके कारण के विषय में बताया गया है धारा 7(2) के ख में कि कौन सी परिस्थिति होगी जब 3 महीने से या 6 महीने से कम की सजा दी जा सकती है। तो उसके लिए बताया है कि जन साधारण या व्यक्ति को यदि कोई विशेष हानि न हो, यानी उसने ये गुनाह किया, धारा 1, धारा 7 की उपधारा 1 के खंड क के उपखंड 2 के अंतर्गत 3 माह से 6 माह की सजा है। उसने क्या गुनाह किया है? 2 के अंतर्गत किसी अन्य आदेश का उल्लंघन कर दिया, धारा 3 के अंतर्गत कोई अन्य आदेश था उसका उल्लंघन कर दिया, ज और झ को छोड़ करके। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि धारा 7 का 2, धारा 7 का 2 क्या कहता है? धारा 7 का 2 कहता है कि नियंत्रक की बात को नहीं माना, कि जो प्राधिकृत नियंत्रक था उसकी बात को नहीं माना। धारा 7(2) का क्या कहता है कि ये जो दोनों सजाएं थी, इस यानी दोनों जो जुर्म था उस जुर्म को दोबारा करता है तो उसकी सजा बढ़ जाएगी, यही कहता है ना। तो हर जगह जब भी बात हुई है तो कहा कि भाई अगर कोई न्यायालय चाहे तो 3 महीना से या 6 महीने से कम का भी सजा दे सकता है। लेकिन जब भी न्यायालय 3 महीना या 6 महीने से कम का सजा देगा, मान लेते हैं 2 महीने का दिया, 6 महीने की जगह में 4 महीने का दिया, तब वो वहां पे अपना कारण लिखेगा। तो कौन सा कारण हो सकता है, वो कारण यहां पे बताया गया है। किसमें? धारा 7 की उपधारा 2 ख के अंतर्गत वो कारण बताए गए हैं। कारण देखते हैं, कारण क्या है, कौन से कारण है जब कम सजा दी जा सकती है। कारण, पहला कारण कहता है, एक ही कारण बताया है कि जन साधारण मतलब सामान्य जनता को या व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति लिख देता हूं, कोई भी व्यक्ति को कोई विशेष हानि का सामना नहीं करना पड़ा है, विशेष हानि नहीं हुआ है तो यह कारण 3 महीना या 6 महीना से कम का सजा देने का एक, क्या बोल सकते हैं, विशेष कारण हो सकता है और पर्याप्त कारण भी माना जा सकता है। तो ये ऐसा कारण क्या होगा? विशेष एवं पर्याप्त कारण माना जाएगा। इसे न्यायालय अपने निर्णय में लिखेगी कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक। अब हम पढ़ेंगे धारा 3 की उपधारा 3। ये बहुत आसान है। धारा 3 की उपधारा 3 ये कहता है कि यदि किसी आवश्यक वस्तु के विषय में कोई आदेश दिया गया था और उसका उल्लंघन कर दिया गया, ठीक, किसी आवश्यक वस्तु के विषय में आदेश दिया गया था और इस आदेश का क्या कर दिया गया है? उल्लंघन कर दिया गया।
तब ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश कर सकती है। क्या आदेश करेगी कि कम से कम 6 माह तक व्यक्ति जो है इस प्रकार के विशेष वस्तु का किसी प्रकार से व्यवसाय नहीं करेगा। उत्पादन कर रहा था तो उत्पादन नहीं करेगा, वितरण कर रहा था तो वितरण नहीं करेगा, विक्रय कर रहा था तो विक्रय नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन मामला था, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट बड़े कठिन होते जा रहे हैं धीरे धीरे जब हम पढ़ते जा रहे हैं। धारा 7 जो कि शास्तियों यानी सजा के विषय में प्रावधान करता है, क्लियर है। उसके अंतर्गत हमको 3 उपधाराएं पढ़नी है मुख्य रूप से। उपधारा 1, 2 और 3 हमने इसको पढ़ा। उपधारा 2 के अंतर्गत 2 क और 2 ख भी हैं, इसको भी हमने पढ़ा। सबसे पहला नंबर पॉइंट हमने पढ़ा हाँ, धारा 7(1) जो कि धारा 3 के विषय में उल्लंघन की बात करता है। और धारा 3 क्या है? आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि नियंत्रण करने की शक्ति जो केंद्र सरकार के पास है। इसके विषय में धारा 7 का उपधारा 1 का खंड क पढ़ा, और खंड क के अंतर्गत 2 उपखंड हैं, उपखंड 1 और उपखंड 2। उपखंड 1 में हमने पढ़ा कि यदि वो ज यानी धारा 3 की उपधारा 2 के ज पॉइंट और झ पॉइंट का उल्लंघन करता है। ज पॉइंट मतलब विनिमय नियंत्रण के लिए जो आंकड़ा संग्रह करना है उसको रोक देता है, जिस प्रकार से बाधा करे। झ पॉइंट रिकॉर्ड, लेखा, अभिलेख की जांच में रोक करता है, तब की स्थिति में उसको सजा 1 वर्ष प्लस जुर्माना होगा। दूसरा कंडीशन देखा कि अन्य आदेश का उल्लंघन करता है, तब उसे 7 साल प्लस जुर्माना, 7 साल मतलब 3 माह से 7 साल और प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यदि कोई सजा 3 महीने से कम दिया जाता है न्यायालय द्वारा, तो उसे वो आदेश में लिखेगा कि हम क्यों कम दे रहे हैं, और इसका कारण जो है, विशेष परिस्थिति और कारण की बात की गई कि यदि इस आदेश के उल्लंघन से कोई जन साधारण या किसी व्यक्ति विशेष को कोई विशेष हानि नहीं पहुंची है, तो वो एक कारण हो सकता है कि 3 महीने से कम सजा दे दी जाए। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि संपत्ति के विषय में संपत्ति जब्त किया जा सकता है, और ग नंबर पॉइंट देखा कि कोई पैकेज था, कोई गाड़ी था, उसको भी जब्त किया जा सकता है न्यायालय के आदेश पर। अगला हम देखें धारा 7 की उपधारा 2। धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत हमने देखा कि धारा 3 की उपधारा 4 के खंड ख में जो प्राधिकृत नियंत्रक बनाया गया था, उसके आदेश को मानना था संचालक या भार साधक को। यदि उसे मानने से इनकार कर दे या उल्लंघन कर दे, तब की दशा में सजा जो होगा 3 महीने से लेकर 7 साल तक, साथ ही जुर्माना हो सकता है। अगर विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति क्या है? वही विशेष परिस्थिति कि नियंत्रक के बात को उसके न मानने की वजह से या उल्लंघन करने की वजह से जन साधारण या किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, तो यह विशेष या पर्याप्त कारण माना जा सकता है उसकी सजा को 3 महीना से कम करने के लिए। फिर हमने देखा धारा 7(2) क। धारा 7(2) क्या कहता है कि धारा 7(1) क के मतलब धारा 7 की उपधारा 1 के खंड क के उपखंड 2, जिसमें सजा का प्रावधान यानी अन्य किसी आदेश के उल्लंघन की दशा में सजा का प्रावधान 3 महीने से 7 वर्ष है और जुर्माना लिया जाता है,
और धारा 7 की उपधारा 2 यानी नियंत्रक की बात को न मानने की वजह से जो अपराध होता है उसकी सजा 3 महीने से 7 वर्ष है प्लस जुर्माना है। यदि इस अपराध को दोबारा करता है तब की स्थिति में 6 महीना से लेकर के 7 वर्ष तक का सजा हो जाएगा, यानी 3 से 6 हो जाएगा, और प्लस जुर्माना से भी वो दंडित किया जाएगा। अगला नंबर पॉइंट हमने देखा, धारा 7 की उपधारा 2 का खंड ख, सॉरी धारा 7 की उपधारा 2 ख, धारा 7 की उपधारा 2 ख में हमने देखा कि जो भी 3 महीना से कम या 6 महीना से कम सजा देने का कारण क्या हो सकता है, तो वो बताया कि जनसाधारण या अन्य व्यक्ति विशेष को हानि नहीं पहुंची है, तब यह विशेष और पर्याप्त कारण माना जाएगा कि कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को 3 महीना या 6 महीने से कम सजा दे दे। फिर हमने देखा धारा 3 की उपधारा 3, जिसमें बताया गया कि आवश्यक वस्तु के विषय में कोई अपराध किया गया था तो न्यायालय चाहे तो उस दोषी व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि वो 6 महीना तक अब उस आवश्यक वस्तु के विषय में कोई भी कारोबार, कोई भी व्यापार किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं करेगा। अब चलिए थोड़ा सा हो ही गया तो धारा 7 का पॉइंट भी देख लेते हैं। धारा 7 का कहता है केंद्रीय सरकार को कुछ रकमों को भू राजस्व बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार को कुछ रकमों को भू राजस्व बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति। अब ये कौन सी वाला है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए। इसमें पॉइंट्स बताया गया है कि जैसे हमने ऊपर अभी देखा, जहां पर भी देखा जुर्माना 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 शब्द का प्रयोग किया गया, तो जुर्माना जब लगेगा तो कैसा जुर्माना देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कैश में। चेक भी दे सकता है, अपना अपना मदद, अपना अपना तरीका, जो भी न्यायालय डिसाइड करे। कुल मिलाकर उसको कैश पैसा देना है, पैसा रकम देना है। जुर्माना के रूप में क्या देना है, रकम देना है। तो ऐसी रकम के विषय में केंद्र सरकार, सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया, अब वो जुर्माना किसको देगा, तो केंद्र सरकार के किसी अधिकारी को देगा, कैश के रूप में दे सकता है, उसकी रसीद ले सकता है, मतलब जिस अधिकारी को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है उसको दे देगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, केंद्र सरकार ने कोई एक बैंक अकाउंट खुलवा रखा है और कहता है कि जो भी जुर्माना होंगे आपको इसी बैंक अकाउंट में जमा करने होंगे। दो तरीके हो गए, एक तो कैश दे दिया गया या तो बैंक अकाउंट में जमा कर दिया गया। ये तो बात क्लियर हो गई। तो जुर्माना दो तरीके से जमा किया जा सकता है, एक तो कैश के फॉर्म में और दूसरा बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में। और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। कोई दूसरा तरीका और तो है नहीं, यही दो तरीके हैं जिस तरीके से जमा किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति पैसा जमा नहीं करता है, समय पर पैसा जमा नहीं करता, बताया गया कि भाई अब तुमको जमा करना है और जमा नहीं करता है, तो सरकार उसका क्या बिगाड़ लेगी, तो वही भू राजस्व संहिता के अनुसार भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करेगी। अगर समय पर वो जमा नहीं करता है तब की स्थिति में जितना भी दिन लेट करेगा 15% ब्याज, वो भी वार्षिक के दर से उसको देना पड़ेगा। जितना दिन भी लेट करेगा ये उसको प्लस करके देना पड़ेगा। जितना भी जुर्माना था
उस जुर्माना में 15% ब्याज वार्षिक दर पे उसको देना पड़ेगा सरकार को। सरकार कैसे करेगी? या तो कैश लेगी या तो बैंक डिपॉजिट कराएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ये बात समझ गए? ठीक है, मान लेते हूं मैं ले लिया, मेरे ऊपर जुर्माना लग गया 1 लाख रुपए का, और 1 साल बाद भी मैं जमा नहीं किया, 2 साल बाद भी जमा नहीं किया, मेरा ब्याज बढ़ता जा रहा है, बचत बढ़ता जा रहा है, 1.15 हो गया, 1,30,00,000 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है। सरकार जो है इसको वसूलना चाहती है, तो कैसे वसूल होगी? तो भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उसकी जमीन से वसूले, जिससे वसूले उससे वसूलेगी। उसको हमको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको याद रखना है कि वसूली जो होगी भू राजस्व संहिता के अनुसार होगी, भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में होगी, और भू राजस्व की बकाया राशि की वसूली की जो प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया से वसूल लिया जाएगा। 15% का वार्षिक ब्याज लिया जाएगा, जितना दिन लेट करेगा उसकी स्थिति में। लेकिन एक मजेदार बात यह भी है, देखिए कि अगर मान लेते हैं इसी में बताया गया है कि अगर वसूली की जा रही है तो कोई न्यायालय उसको रोकेगा नहीं कि तुम वसूली मत करो, ये सब चीजें इसी में बताई गई है। तो न्यायालय पर रोक लगा दी गई है। आप देखिएगा, आपको पढ़ के बता देता हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा देखना चाहें तो, बाकी उतना जरूरी नहीं। पहला बात तो इस हिसाब से वसूला जाएगा, यह बात पता चल गया। दूसरा बात कहता है कि इसके वसूली में भी तो खर्च आएगा, एक आदमी वसूलने जाएगा, उसका खर्चा कौन देगा? यही देगा जो पैसा नहीं चुका रहे हो। तीसरा बात कहता है कि अगर ये वसूली की जा रही है उस समय वो न्यायालय में नहीं जा सकता कि मुझसे इस तरीके से भू राजस्व उससे वसूली की जा रही है। तो तीसरा पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन चौथा पॉइंट बहुत मजेदार है। चौथा पॉइंट मजेदार इसलिए कि कहता है कि मान लेते हैं कि उससे जुर्माना वसूल लिया गया। मान लेते हैं कोई न्यायालय आदेश किया कि तुमको जुर्माना भरना है, जुर्माना वसूल लिया गया, वो बड़े कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, तुमको गलत तरीके से जुर्माना वसूल किया गया, इसका सजा इसको नहीं मिलना चाहिए, गलत तरीके से जुर्माना वसूल किया। और लोअर कोर्ट का जो निर्णय था उस लोअर कोर्ट के निर्णय को खारिज कर देता, कहता है कि नहीं, ये आदमी जो है बाइज्जत बरी होना चाहिए, इसके निर्णय को खारिज कर दिया। अब निर्णय को खारिज कर दिया तो जो जेल में रहा है तो उसको तो आजादी दे नहीं सकते उस टाइप से बदले में, लेकिन जो पैसा जमा किया है उसका पैसा तो वापस होना चाहिए। तो जितना दिन सरकार गैर कानूनी, मतलब वो तो गैर कानूनी तरीके से रखा ना सरकार पैसे को, जिसका वो भाग ही नहीं था फिर भी वो जमा किया, मैं जमा किया मान लेते, तो जितना दिन सरकार अपने पास रखेगी वापस भी जब करेगी तो 15% ब्याज के दर से, वार्षिक ब्याज के दर से मुझे वापस करेगी। इस प्रकार से धारा 7 हमारा खत्म होता है। अब हमारा जो आगे का धारा है, धारा 8, 9, ये सब जो धाराएं हैं 10, 11, 12 तक, तो जो धारा है ना वो 11 तक जो धारा है वो धारा बहुत आसान है। तो अगली वीडियो में हम उसको उसी पूरी चीज को देखेंगे। आज का वीडियो बस यही सजा तक था, सजा के जुर्माना तक था। जुर्माना में बस 2-3 ही चीजें याद रखनी है। जुर्माना वसूलने के तरीके में भू राजस्व संहिता के अनुसार वसूले जाएगा, 15% का ब्याज लगाया जाएगा, कैश डिपॉजिट कर सकता है, बैंक डिपॉजिट कर सकता है। इसके अलावा कोई न्यायालय वसूलने में जो खर्च आएगा उस खर्च का वहन भी लिख लीजिए, नहीं तो लिखेंगे तो लिख लीजिए, फिर भूल जाएंगे आप, या तो उसमें लिखा है आपके पॉइंट में, वहां पे लिखा गया है, उसमें बस उसके सामने आप लिख लीजिएगा। कहां था आपका अधिनियम? धारा 7, 9, 10। देखिए धारा 7 क के अंतर्गत क ख 2 पॉइंट है पहले में, फिर आपके बाद उपधारा 2 जो है उसको उसके सामने लिख लीजिएगा कि जो भी वसूलने में पैसा लगेगा उसको उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा। तीसरा नंबर पॉइंट में लिख लीजिएगा कि न्यायालय रोक नहीं सकती वसूलने में, और चौथा नंबर पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जितना दिन सरकार रखी, अगर न्यायालय का निर्णय पलट जाता है तो उसको वापस करना पड़ेगा 15% ब्याज के साथ। बस इतनी छोटी सी कहानी सी थी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे धारा 8 से। तो ये वीडियो यहीं तक था। अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो, मतलब अगले क्लास में, अगला
टॉपिक जो कवर होगा वो अगले क्लास में होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन धीरे धीरे समझेंगे तो समझ जाएंगे। चूंकि एग्जामिनर प्रश्न यहीं से पूछेगा तो अब अरबी में लिखा हो तो भी पढ़ना ही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान से आसान आपको बना के दूं। नमस्कार।